तो मसल की स्टडी को मायोलॉजी के नाम से जाना जाता है और या सार्कोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, स्टडी ऑफ द मसल इज स्पेसिफिकली बीइंग टर्म्ड एज द मायोलॉजी और द सार्कोलॉजी। ठीक है जी। अब जब मसल की डेवलपमेंट के बारे में देखेंगे तो एनिमल टिश्यू अगर आपने पढ़ा हो अच्छे से, तो मैंने कहा था मसल मस्कुलर टिश्यू का या मसल्स का जो बेसिक ओरिजिन होती है वो मीजोडर्मल लेयर से होती है। लेकिन जो मसल ऑफ आइरस होती है या सीलियरी बॉडी की मसल्स होती हैं या मायो एपिथेलियल जो सेल्स होते हैं आपके पास स्वेट ग्लैंड में जो पाए जाते हैं, वो जो बेसिकली आपके पास वहां पर मसल्स पाई जाती हैं उनका ओरिजिन एक्टोडर्मल होता है। तो ये एक एक्सेप्शन है आपके पास मस्कुलर टिश्यू से या मसल से कि सभी मसल का ओरिजिन एज सच में मीजोडर्म से होता है, लेकिन जो आइरस सीलियरी बॉडी और मायो एपिथेलियल सेल ऑफ स्वेट ग्लैंड की जो मसल्स होती हैं उनका जो ओरिजिन होता है वो एक्टोडर्मल होता है। तो ये ध्यान देते हुए चलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि मसल की दो मेन प्रॉपर्टीज होती हैं, वो है आपके पास एक कंडक्टिबिलिटी और एक कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी एंड कंडक्टिबिलिटी दो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हो गई मसल की। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं ये दो प्रॉपर्टीज हैं बेसिकली आपके पास स्केलेटल मसल की। ध्यान दीजिएगा, स्केलेटल मसल की मेन प्रॉपर्टीज हैं ये आपके पास कंडक्टिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। इसका मतलब ये नहीं है कि स्मूथ मसल और आपके पास में जो कार्डियक मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं शो करती हैं, लेकिन मेनली जो लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हेल्प करने वाली मसल है वो मेनली आपके पास स्केलेटल मसल है। हमने एनिमल टिश्यू के अंदर तीन तरह की मसल के बारे में डील किया था। कौन कौन सी थी जी वो आपके पास? पहली आती है दैट इज वॉलेंट्री या आपके पास स्केलेटल मसल, दूसरी आपके पास आती है इनवॉलेंट्री जो आपके पास स्मूथ मसल है, और थर्ड आती थी आपके पास कार्डिक मसल। इनके स्पेसिफिक फीचर को हमने पहले भी डील किया हुआ है। अगर किसी को नहीं आपके कुछ लोग जो है वो अटेंड कर पाए हो तो आप YouTube के ऊपर डॉक्टर ऋषभ अत्री बायोलॉजी टुडे के ऊपर वो लेक्चर अवेलेबल है, आप उसको वहां पर देख सकते हैं। तो ध्यान देते हुए चलेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, मसल एग्जैक्टली में जो स्केलेटल मसल है उसको पर्टिकुलरली आप जब उसकी मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी को देखने की कोशिश करेंगे तो उसमें है क्या एग्जैक्टली में। तो मसल के इनसाइड में है आपके पास मसल फाइबर, और मसल फाइबर के दो हिस्से हैं, एक आपके पास है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और दूसरी है आपके पास साइटोप्लाज्म। तो मसल की साइटोप्लाज्म को हम सार्कोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। अब इस सार्कोप्लाज्म के अंदर आपके पास में ऑर्गेनेलीज हैं, उनको हम सार्कोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज कहते हैं, और दूसरी आपके पास इंक्लूजन बॉडीज होती हैं जिनको हम सार्कोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स कहते हैं, जिसमें आपके पास में आती है मायोग्लोबिन्स हो गए, लिपिड्स हो गए, ग्लाइकोजन हो गए और एंजाइम्स हो गए, जो आपके एटीपीएज हैं, मायोकाइनेजेस होती हैं। ये सारे के सारे आपके पास एंजाइम सार्कोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स के अंदर आपके पास में इंक्लूड किए जाते हैं। सार्कोप्लाज्मिक जब ऑर्गेनेलीज के बारे में बात करिएगा तो मीन बाय ऑर्गेनेलीज ही हैं जो साइटोप्लाज्म में पाई जाती हैं। तो मेन जो आपके पास मसल के अंदर जो एग्जैक्टली में ऑर्गेनेलीज हैं वो है आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको सार्कोसोम के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। दूसरा आता है न्यूक्लियस। तो हमें पहले ही पता है कि स्केलेटल मसल के अंदर जो एक से ज्यादा आपके पास न्यूक्लियस होती है, और न्यूक्लियस आपके पास में एक तरह से क्लस्टर्स में अरेंज दिखाई पड़ते हैं, तो इसीलिए उस चीज के लिए हम वर्ड यूज करते हैं दैट इज सिंसीशियल। याद करिएगा कि स्केलेटल मसल को सिंसीशियल मसल भी कहा जाता है, इसीलिए क्योंकि न्यूक्लियस का नंबर जो है वो एक से ज्यादा होता है और ऑलमोस्ट वो क्लस्टर्स में आपको कहीं ना कहीं दिखते हैं। तो दूसरी चीज हो गई न्यूक्लियस है, पहला आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया था। तीसरे आते हैं आपके पास दैट इज मायोफिब्रिल्स या माइक्रोजोम, जो आपके पास ऐसी सर्टेन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन हैं जो आपके पास में पर्टिकुलरली आपके सार्कोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज में हम गिनते हैं। तो उनमें आती है आपके पास एक टेक्टिन है और दूसरी आपके पास मायोसिन है। उसके बाद लास्ट पार्ट आती है दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिनको यहाँ पर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से नाम से जाना जाता है, जो आपके पास इंटीग्रेबली दो है, एक आपके पास टी टिब्यूल्स है और दूसरी आपके पास एल टिब्यूल्स होती हैं। टी टिब्यूल्स आपके पास जो मायोफिब्रिल्स होते हैं, मायोफिब्रिल कौन से? एक्टिन और मायोसिन की बात कर रहा है। तो मायोफिब्रिल के आपके पास अगर उससे कंपेयर करेंगे मायोफिब्रिल्स के जो आपके पास जहां वो पाए जाते हैं, तो ट्रांसवर्सली अरेंज्ड आपके पास मायोफिब्रिल के अकॉर्डिंगली आपको टी टिब्यूल्स दिखती हैं, जबकि एल टिब्यूल जो होती हैं मायोफिब्रिल के बिल्कुल पैरेलल होती हैं या लॉन्गिट्यूडनली आपके पास प्रेजेंट आपको एल टिब्यूल्स दिखाई पड़ती हैं। तो ये चीज आप ध्यान देते हुए चलेगी कि मसल फाइबर को हम इंटीग्रेटिवली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दूसरी साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म को यहाँ सार्कोप्लाज्म कहा जाता है। सार्कोप्लाज्म के दो आपके पास कंपोनेंट है, एक सार्कोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली, एक आपके पास सार्कोप्लाज्मिक इंक्लूजन। इंक्लूजन में आपके पास मायोग्लोबिन, लिपिड, ग्लाइकोजन और आपके पास एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा आपके पास सार्कोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज आती हैं जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया, जहां पर यहां पर उसको
सार्कोसोम के नाम से जाना गया, दूसरा न्यूक्लियस है, उसके बाद तीसरे मायोफिब्रिल है, दैट इज कॉन्ट्रेक्टाइल जो प्रोटीन होंगी, फोर्थ आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो आपके पास दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक टी टिब्यूल और दूसरे एल टिब्यूल के अंदर। टी टिब्यूल आपका ट्रांसवर्सली अरेंज्ड है मायोफिब्रिल के साथ में जब उसको कंपेयर करेंगे, और एल टिब्यूल आपके पास जो है वो आपके पास पैरेलली अरेंज्ड आपको मिलती है। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान होनी चाहिए। उसके बाद मैंने कहा था जो मेन आपके पास मसल जो लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हेल्प करेगी वो है ही स्केलेटल मसल। तो उसकी कंपोजिशन को देखिएगा, तो कंपोजिशन में क्या है, 75% पानी है और आपके 25% सॉलिड कंपोनेंट है, और उस 25% सॉलिड कंपोनेंट में 20% आपके पास मस्कुलर प्रोटीन्स हैं और 5% आपके पास सर्टेन अदर सब्सटेंसेस है, जिनमें आपके पास जो सब्सटेंसेस आते हैं एक होते हैं नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस और दूसरे होते हैं नॉन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस। जिनमें आपके पास जो मेनली आती है वो है आपके पास नाइट्रोजनस में क्रिएटिन और दूसरे आपके पास में क्रिएटिन फॉस्फेट। तो ये दो चीजें आती हैं। नॉन नाइट्रोजनस जो आपके पास एक्सट्रैक्टिव कंपोनेंट्स आते हैं वो है आपके पास ग्लाइकोजन और सर्टेन आपके पास में एनाइंस एंड केटाइंस। तो जैसे आपके पास में पोटाशियम आइंस हो गए, सोडियम आइन हो गए या बाइकार्बोनेट आइन हो गए, ये आपके पास नॉन नाइट्रोजनस आपके पास जो सॉलिड प्रोडक्ट जो आपके पास मसल के अंदर पाए जाते हैं, जो आपके 5% हिस्सा आपके पास कहीं ना कहीं स्केलेटल मसल का बनाते हैं। 75% तो मैं पहले ही पता है कि वो आपके पास वाटर ने बनाया था, लेकिन 25% में से जो आपके पास 5% हिस्से के बाद आपके पास कंपोनेंट बच गया वो आपके पास मस्कुलर प्रोटीन थी। तो मस्कुलर प्रोटीन दो तरह की है, एक आपके पास जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स है, तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन को तीन पार्ट के अंदर डिफरेंशिएट करते हैं, एक जो फोर्स को जनरेट कर सकती है, दूसरी जो रेगुलेटिंग प्रोटीन होती है, और तीसरी जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। तो फोर्स जनरेशन जहां पर आपके पास एग्जैक्टली में जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में आपके पास जो प्रोटीन हेल्प करेगी वो है एक्टिन और मायोसिन। तो एक्टिन और मायोसिन एक तरह की आपके पास पॉलीमेरिक प्रोटीन्स होती हैं, तो उसके जो मोनोमेरिक यूनिट होती है उनको हम बेसिकली जी एक्टिन कहते हैं, और आपके पास मायोसिन की जो आपके पास पर्टिकुलरली जो मोनोमेरिक यूनिट है उनको मीरोमायोसिन कहा जाता है। तो दो तरह की मीरोमायोसिन होती है, एक हैवी मीरोमायोसिन और दूसरी आपके पास लाइट मीरोमायोसिन। लाइट मीरोमायोसिन के दो यूनिट्स होते हैं जिसको S1 और S2 के नाम से हम जानते हैं। तो ये चीज आपने थोड़ा सा ध्यान रखनी है। दूसरी आपके पास आते हैं दैट इज रेगुलेटिंग प्रोटीन होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं, ये कॉन्ट्रैक्शन करवाने में हेल्प करने वाली प्रोटीन होती है। तो ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन जो है वो बेसिकली आपके पास रेगुलेटिंग प्रोटीन है। ट्रोपोनिन आपके पास में जो पर्टिकुलर तीन तरह की सब यूनिट्स उसमें पाई जाती हैं, एक है ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन आई और ट्रोपोनिन टी के नाम से उसको जाना जाता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, सी का मतलब यहां पर है कैल्शियम को बाइंड करने वाली, आई का मतलब इनहिबिट करने वाली, और टी का मतलब है ट्रोपोमायोसिन को हटाने वाली। तो ये चीज आपको ध्यान देते हुए चलना है। उसके बाद स्ट्रक्चरल प्रोटीन आती है, और वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है जिसको हम एक्टिनिन कहते हैं। ये एक्टिनिन जो होती है, जो आपके पास मसल फाइबर होती है, मसल फाइबर में जहां पर आपके पास एक्टिन होता है, एक्टिन का जो सेंटर होता है, उस एक्टिन के सेंटर पर आपके पास एक तरह से एमॉर्फस लाइन पाई जाती है जिसको जेड लाइन कहा जाता है, और उस जेड लाइन में आपके पास एग्जैक्टली में जो प्रोटीन पाई जाती है उसको एक्टिनिन प्रोटीन कहा जाता है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान देनी है। उसके बाद आपके कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के अलावा जो सर्टेन और प्रोटीन आपको इस मसल के अंदर 20% हिस्से में मिलती हैं, वो है आपके पास सार्कोप्लाज्मिक प्रोटीन्स, वो आपके पास ग्लोबुलिन्स आ सकती हैं, ग्लोबिन्स आती हैं, और आपके पास मायोग्लोबिन्स आती हैं। तो ये आपके पास कहीं ना कहीं 20% हिस्से जो आपके पास स्केलेटल मसल की प्रोटीन को बनाने में जरूरी है, वो आपके पास ये सारी के सारे कंपोनेंट्स आपको पता होने चाहिए। तो ये इतना पार्ट अगर आपको यहां से पता है तो मोर देन इनफ है। देखिएगा, उसके बाद है आपके फोर्स जनरेटिंग जो प्रोटीन्स हैं, ठीक है, जो तो हमने पहले ही पढ़ लिया, एक्टिन और मायोसिन है। देखिएगा, एक्टिन जो है वो आपके पास में लिखा हुआ है थिन फिलामेंट है, इसको लाइट फिलामेंट भी कहा जाता है, थिन फिलामेंट या लाइट फिलामेंट। देखिए कैसा इसका मॉडल है, डबल हेलिकल ही मॉडल है। कैसा है, डबल हेलिक्स है, जो आपके पास बेसिकली किससे बना हुआ है, जो मोनोमेरिक यूनिट है वो है आपके पास जी एक्टिन, इसको ग्लोबुलर प्रोटीन कहा जाता है, ग्लोबुलर एक्टिन प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन कैसी होती है, सर्कुलर प्रोटीन होती है। जरा ध्यान दीजिएगा, हम आगे भी इसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। देखिएगा, तो जी एक्टिन ये मोनोमेरिक यूनिट है, धीरे धीरे कर आपके पास बहुत सारे ग्लोबुलर प्रोटीन एक दूसरे के साथ चिपकती जाएंगी, ठीक है, और जब ये चिपकती जाएंगी तो एग्जैक्टली में एक फिलामेंटस स्ट्रेट लाइन फॉर्म में आपके पास एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करेंगी जिसको हम बोलेंगे एफ एक्टिन, फिलामेंटस एक्टिन। अब ध्यान दीजिएगा, जो जी एक्टिन होती है उस जी एक्टिन में आपके पास में एक्टिव साइट्स पड़ी होती हैं जो मायोसिन के हेड के साथ में बाइंड करेंगी। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से क्या कह रहा हूं,
एक्टिन एक थिनर फिलामेंट है, लाइटर फिलामेंटल प्रोटीन है। आपके पास वो फिलामेंटल प्रोटीन कैसे बनी है, वो मोनोमेरिक यूनिट है जो पहले ग्लोबुलर फॉर्म के अंदर ही, जिनको जी एक्टिन कहा जाता है, ये ग्लोबुलर एक्टिन कहा जाता है। वो ग्लोबुलर एक्टिन प्रोटीन एक दूसरे के साथ में इंटीग्रेट करती रहती हैं और एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करती हैं, स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करती हैं, जिसको आप फिलामेंटस एक्टिन कहते हैं या एफ एक्टिन के नाम से उसको जानते हैं। अगली स्लाइड के ऊपर मैं इस चीज को बताता भी हूं। देखिए ये आपके पास पर्टिकुलर ये छोटे छोटे जो गोले लगे हुए हैं ना, ये सर्कुलर फॉर्म, ये आपके पास जी एक्टिन है, ठीक है। अब जी एक्टिन क्या हुआ, एक दूसरे के साथ में बाइंड किए जा रही है, तो जी एक्टिन एक दूसरे का बाइंड कर क्या बनाती है, दैट इज एफ एक्टिन बनाती है। अब जरा सा ध्यान देते हुए चलेगा, मैंने क्या कहा, जो जी एक्टिन है उस जी एक्टिन में आपके पास ये तो देखिएगा, ये ब्लैक कलर के आपको डॉट्स दिखेंगे इसके इनसाइड में, ये ब्लैक कलर के डॉट एग्जैक्टली में है क्या, जूम कर देख सकते हैं। अगर ये ब्लैक कलर के जो डॉट्स आपको दिखेंगे, ये सारे के सारे डॉट हैं जो आपके पास एक्टिव साइट्स हैं, एक्टिन के अंदर पाई जाती हैं, जिनके साथ मायोसिन का हेड जो है वो आपका बाइंड करते हुए आपको नजर आता है। तो ये हो गई आपके पास एक्टिन के बारे में कहानी। उसके बाद आती है मायोसिन, जिसको थिकर फिलामेंट कहा जाता है या उसको पर्टिकुलर आपके पास में डार्क फिलामेंट के नाम से जानते हैं। अब देखिएगा, मायोसिन आपके पास दो पर्टिकुलर कंपोनेंट से बना हुआ है, एक टेल है और एक हेड कंपोनेंट होता है। ये भी आपके पास डबल हेलिकल ही मॉडल है, ध्यान दीजिएगा, जैसे आपके पास एक्टिन जो थी वो डबल हेलिकल मॉडल थी, ये भी आपके पास मायोसिन जो है वो डबल हेलिकल मॉडल है, मीन बाय दो चेन इसके अंदर भी प्रेजेंट होती है और वो आपके पास डबल हेलिक्स की फॉर्म में आपको अरेंज मिलती है। अब ध्यान दीजिएगा, हर एक मायोसिन मॉलिक्यूल की जो खासियत है वो टेल भी है, वो हेड भी है। अब खासियत क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा, मायोसिन का जो हेड होता है उसमें आपके पास दो साइट्स प्रेजेंट होती हैं, एक आपके पास एक्टिन फिलामेंट के लिए और दूसरी आपके पास पर्टिकुलरली एटीपी मॉलिक्यूल्स के लिए। क्या चीज मैंने कही, मायोसिन के हेड में दो साइट आपके पास में उनके लिए अटैचमेंट्स आपको मिलेंगे, एक एक्टिन फिलामेंट के लिए और एक एटीपी के मॉलिक्यूल के लिए। अब ध्यान दीजिए क्या लिखता है, जो मायोसिन आपके पास फिलामेंट है वो एक पॉलीमराइज्ड चेन है। हमने पर्टिकुलर पहले कह दिया कि हर एक पर्टिकुलर जो आपके पास ये एक्टिन है या मायोसिन है ये पॉलीमर है, मीन बाय इसकी मोनोमेरिक फॉर्म्स आपको मिलती हैं। तो मायोसिन की मोनोमेरिक फॉर्म को कहा जाता है मीरोमायोसिन। अब ये मीरोमायोसिन जो होती है इसके भी आपके पास दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। क्या लिखता है, अ ग्लोबुलर हेड विद अ शॉर्ट आर्म and tail, the former being termed as the heavy meromycin and the latter being termed as the लाइट मीरोमायोसिन। मीन बाय अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया था, जब हम डायग्राम के फ्लो चार्ट को डिस्कस कर रहे थे तो भी मैंने ये चीज कही थी कि मायोसिन के आपके पास दो पर्टिकुलर कंपोनेंट है, एक हैवी मीरोमायोसिन और एक लाइट मीरोमायोसिन। लाइट मीरोमायोसिन के आपके पास दो सब यूनिट्स दिखाई पड़ेंगी जो है आपके पास S1 एंड S2 सब यूनिट्स। सेम चीज यहीं पर भी लिखी हुई है कि आपके पास जो ग्लोबुलर हेड है विद दी पर्टिकुलर शॉर्ट आर्म, वो आपके पास हैवी मीरोमायोसिन और टेल रीजन के साथ में आपके पास जो मिलेगी वो आपके पास लाइट मीरोमायोसिन है। जो आपके पास पर्टिकुलर ग्लोबुलर हेड होगा उसमें आपके पास एक्टिव एटीपी एंजाइम और आपके पास बाइंडिंग साइट फॉर दी पर्टिकुलर एक्टिन जो है वो आपके पास प्रेजेंट मिलेंगी। ध्यान दीजिए मैंने क्या चीज कही है, जो आपके पास हेड है आपके पास मायोसिन का, उसमें आपके पास दो पर्टिकुलर चीजों की बाइंडिंग कैपेबिलिटी आपके पास होती है, एक तो एटीपी एंजाइम है और दूसरे आपके पास जो पर्टिकुलर एक्टिन है, उस एक्टिन को कहां पर जाकर एग्जैक्टली में बाइंड करना है वो आपके पास है, दैट इज एटीपी एक्टिव साइट्स फॉर द एक्टिन। ध्यान दीजिएगा, ध्यान पक्का से ध्यान दीजिएगा कि दो साइट के बारे में बात कर रहे हैं। मायोसिन में दो साइट होती है, एक एक्टिन फिलामेंट को बाइंड करने के लिए और एक एटीपी के मॉलिक्यूल को बाइंड करने के लिए। जहां पर आपका एटीपी बाइंड करेगा वहां पर आपके पास एक एंजाइम है जिसका नाम है एटीपीएज। तो एटीपीएज एटीपी को ब्रेक करेगा और एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में उसको पर्टिकुलरली आपके पास एज एन बाई प्रोडक्ट रिलीज कर देगा, तभी जाकर एग्जैक्टली में मसल में कॉन्ट्रैक्शन हो सकती है, अदरवाइज नहीं होगी। अब दूसरी बात आती है आपके, यह कॉन्ट्रैक्टाइल या आपके पास फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन। दूसरी आपके पास रेगुलेटिंग प्रोटीन है, जो आपके पास एक ट्रोपोमायोसिन है और दूसरी आपके पास ट्रोपोनिन है। अब मैंने कहा था ट्रोपोमायोसिन भी एक तरह की कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, लेकिन जब मसल आपके पास रिलैक्स्ड स्टेट में होती है तो जरा सा ध्यान दीजिएगा क्या लिखता है, जो एक्टिव साइट्स होती हैं आपके पास एक्टिन में पाई जाने वाली, उनको बेसिकली ट्रोपोमायोसिन जो है वो कवर कर रखती है, ताकि आपके पास जो पर्टिकुलर एक्टिन है वो मायोसिन से बाइंड ना करे और क्रॉस ब्रिज की फॉर्मेशन ना हो। फिर से चीज के ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होना जरूरी है, और क्रॉस ब्रिज तभी बनेगा जब आपके पास ट्रोपोनिन के ऊपर पड़ी हुई
एक्टिन के सरफेस के ऊपर पड़ी हुई जो ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन होगी, जब तक वो वहां से नहीं हटेगी तब तक बेसिकली आपके पास जो पर्टिकुलर एक्टिन है वो आपके मायोसिन के साथ बाइंड नहीं करेगी और क्रॉस ब्रिज की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो ये चीज आपने फिर से ध्यान देते हुए चलनी है। अब दूसरी चीज क्या ध्यान देनी है, क्या लिखता है, एक और आपके पास रेगुलेटिंग प्रोटीन है जिसका नाम है ट्रोपोनिन। अब क्या लिखता है, दिस is a particular one type of protein which is attached with one end of tropomyosin molecule। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक ट्रोपोनिन अपना फंक्शनैलिटी शो नहीं करेगी तब तक ट्रोपोमायोसिन की कवरिंग जो है आपके पास एक्टिन की एक्टिव साइड से नहीं हटेगी। फिर से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है। इसका मतलब शुरुआत में ये हुआ कि पहले ट्रोपोनिन हटेगा, ट्रोपोनिन अपना फंक्शन करने के लिए जाएगा, तभी ट्रोपोमायोसिन जो है वो एक्टिन की एक्टिव साइट्स को अनमास्क करेगा, वहां से हटेगा, अदरवाइज नहीं हटेगा। अब ट्रोपोनिन की खासियत क्या है, इसकी 3 सब यूनिट्स है, एक ट्रोपोनिन आई, एक ट्रोपोनिन टी और एक ट्रोपोनिन सी। ट्रोपोनिन आई जो है वो इनहिबिटरी साइट है, ट्रोपोनिन टी जो है वो ट्रोपोमायोसिन साइट है, ट्रोपोनिन सी जो है वो आपके पास कैल्शियम बाइंडिंग साइट होती है। अब जरा ध्यान दीजिएगा यहां पर इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की ओर को देखिए, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में आपको क्या चीज दिखाई पड़ रही है, जरा देखिए क्या दिखा आपको, पर्टिकुलर लाइट बैंड है और डार्क बैंड है। जरा देखिए जो ग्रीन कलर में मार्क्ड आपको दिख रही हैं ये सारी की सारी लाइट बैंड है, और ये आपके पास जो पर्टिकुलर ब्राउनिश कलर के या पर्पल कलर के आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये आपके पास मायोसिन के बैंड है। एक्टिन के बैंड को लाइट बैंड कहा जाता है और आप पर्टिकुलरली जो मायोसिन है उसको डार्क बैंड कहते हैं या थिकर बैंड कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा क्या चीज है, जो आपके पास पर्टिकुलरली ध्यान दीजिएगा ये एक्टिन है, एक्टिन ने इस पर्टिकुलर मायोसिन के पार्ट को कवर नहीं किया है, तो इस पर्टिकुलर जो पार्ट है जो आपके पास एक्टिन ने मायोसिन का कवर नहीं किया इसको एच जोन कहा जाता है। और आपके पास ये जो थिकर फिलामेंट होती है इसके सेंटर में आपके पास एक एमॉर्फस लाइन होती है जिसको एम लाइन कहा जाता है। अब ये भी चीज क्लियर हो गई। उसके बाद जरा ध्यान दीजिएगा ये आपके पास है पर्टिकुलर एक्टिन का मॉलिक्यूल, तो एक्टिन के मॉलिक्यूल के सेंटर में आपको एक एमॉर्फस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रही है, ये लाइन दिखाई पड़ रही है जिसको जेड लाइन कहते हैं। और मैंने कहा था जेड लाइन में आपके पास पर्टिकुलर एक प्रोटीन पड़ी हुई है जिसको एक्टिनिन कहा जाता है। अब देखिएगा ड्यूरिंग दी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन ऐसा क्या होगा कि आपके पास मस्कुलर एक्टिविटी आप कर पाएंगे, मीन बाय आप लोकोमोशन और मूवमेंट का रोल प्ले कर पाएंगे। तो देखिए उसको करने के लिए एग्जैक्ट में क्या हो रहा है, तो वो एक्सप्लेन किया था स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के थ्रू हक्सले और हेंसन ने। ध्यान दीजिए फिर से मैं क्या चीज कह रहा हूं, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बताती है कि फिजिकल फॉर्म में किस तरह से एग्जैक्टली मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का फंडामेंटल शो करती है। अब देखिएगा मैंने हमेशा ये चीज कही है कि मसल तभी अपनी एक्टिविटी शो कर पाएगी जब मसल जो है उसके ऊपर कहीं ना कहीं जो न्यूरॉन्स होंगी वो अपना एक सिग्नल जो है वो छोड़ने के लिए आएंगी। अब ध्यान दीजिएगा इसका मतलब मसल की जो वर्केबिलिटी है वो न्यूरॉन के ऊपर डिपेंडेंट करती है। न्यूरॉन्स अगर आपके पास कंडक्शन बहुत अच्छे से करेगी तभी आपके पास मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से करेगी। अब ध्यान दीजिएगा जिस जगह पर न्यूरॉन जो होती है वो मसल के साथ में जुड़ती है उसको कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो हक्सले ने सबसे पहले ये चीज बताई कि न्यूरॉन जो है उसकी वर्केबिलिटी का अच्छा होना जरूरी है ताकि मसल अच्छे से वर्क कर सके, और आपकी मसल और जहां पर नर्व का जंक्शन बनेगा उसको आप न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। अब क्या लिखता है, जो आपके पास एक्सॉन की टर्मिनल ब्रांचेस होती हैं वो आपके पास पर्टिकुलर एम्बेडेड होती हैं इनटू द सार्कोलीमा ऑफ पर्टिकुलरली द मसल। सार्कोलीमा क्या है, दैट इज पर्टिकुलरली अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अ मसल। क्लियर हो गया जी। अब ध्यान दीजिए कि यहां भी ये चीज लिखी हुई है, देखो ये आपके पास न्यूरॉन है, तो न्यूरॉन की मान लीजिए एक्सॉन है और एक्सॉन का पर्टिकुलर जो पार्ट है जो टर्मिनल पार्ट है वो मसल के सार्कोलीमा के साथ में जुड़ गया, तो इसको कहेंगे आप बेसिकली क्या बन गया, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बन गया। अब क्या बोलता है, जिस जगह पर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बनता है या आपके पास जहां पर नर्व जो है वो आपके मसल के कांटेक्ट में आती है उस जगह पर आपके पास एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है। तो देखिए ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जो है आपके पास फॉर्म हो गया क्योंकि न्यूरॉन से जिस समय आपके पास एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ जिसका नाम एसिटाइल कोलिन था, तो वह एसिटाइल कोलिन ने जो आपके पास सार्कोलीमा है उसको मजबूर कर दिया कि वो इन्वेजिनेट कर जाए, और इन्वेजिनेट करने पर एक पर्टिकुलरली आपके बल्ब लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है जिसको मोटर एंड प्लेट के नाम से हम जानते हैं।
अब ध्यान दीजिएगा, जब ये सार्कोलीमा इन्वेजिनेट करेगा तो इन्वेजिनेशन के दौरान में एक फिंगर लाइक प्रोसेसेस या आपके पास फिम्ब्रेटेड स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिनको हम साइनेप्टिक गटर या सब न्यूरल क्लेफ्ट के नाम से जानते हैं। अब ध्यान दीजिएगा क्या चीज हुई, आपके पास ये सार्कोलीमा जो इन्वेजिनेट कर गई, इस इन्वेजिनेटेड सार्कोलीमा को हम कहेंगे कि ये पोस्ट जंक्शनल मेम्ब्रेन है, और जो एग्जैक्ट में पार्ट आपके पास में बाहर रह जाएगा उसको कहेंगे प्री जंक्शनल मेम्ब्रेन है। अब ध्यान दीजिए फिर से क्या कहते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन है बल्बस टर्मिनल की उसको प्री जंक्शनल मेम्ब्रेन कहा जा रहा है, और जो सेल मेम्ब्रेन है मसल फाइबर की जो इन्वेजिनेट कर गई अंदर चली गई है उसको पोस्ट जंक्शनल मेम्ब्रेन कहा जाता है। अब होता क्या है, इस मोटर एंड प्लेट के ऊपर एग्जैक्टली में आपके पास लार्ज नंबर ऑफ वेसिकल और माइटोकॉन्ड्रिया आपको प्रेजेंट दिखते हैं, और इन वेसिकल्स के इनसाइड में आपको बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में जो चीज मिलती है वो है न्यूरोट्रांसमीटर जिसका नाम है एसिटाइलकोलिन। और ये न्यूरोट्रांसमीटर आपके पास कहीं ना कहीं जो पोस्ट जंक्शनल मेम्ब्रेन होती हैं उन पोस्ट जंक्शनल मेम्ब्रेन के ऊपर इस पर्टिकुलर एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और जैसे ही पर्टिकुलर एसिटाइलकोलिन उन रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है उसी समय आपके पास मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन का फंडामेंटल शुरू होता है। ठीक है, इतनी चीज समझ आ गई कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पहले जरूरी है अगर आपकी मसल ने एक्टिविटी करनी है, मीन बाय न्यूरॉन की वर्किंग ज्यादा जरूरी है अगर मसल को वर्क करना है अच्छे से। देखिए हुआ क्या एग्जैक्टली में, देखो नर्व इंपल्स जो है जैसे आपके पास न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर अराइव होती है वैसे ही आपके पास कैल्शियम आयन जो है वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज होंगे। वर्ड क्या लिखा जी, कैल्शियम आयन जैसे ही आपके पास में पर्टिकुलर एक नर्व इंपल्स जो है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर अराइव हुई, उसी समय सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन रिलीज हो गए। अब जैसे कैल्शियम आयन रिलीज हो गए, वो कैल्शियम आयन रिलीज होने के बाद में डिफ्यूज होते होते सार्कोप्लाज्म के अंदर आ गए। सार्कोप्लाज्म क्या था, साइटोप्लाज्म ऑफ अ पर्टिकुलर मसल। अब आपके पास जैसे ही आपके पास ये कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्म के अंदर डिफ्यूज होकर आते हैं वैसे ही आपके पास इनिशिएट करते हैं मूवमेंट ऑफ द प्रोटीन फिलामेंट्स। प्रोटीन फिलामेंट कौन से हैं आपके पास, वही आपके पास जो रेगुलेटिंग प्रोटीन हमने पढ़ी है उनकी मूवमेंट को इनिशिएट करने का ये काम करते हैं। अब कैसे, देखिएगा कैल्शियम आयन क्या करेगा, जो ट्रोपोनिन होगी उस मॉलिक्यूल के साथ में अटैच करेगा और उस ट्रोपोनिन सी को एग्जैक्टली में मूव करवाने की कोशिश करेगा। अब ध्यान दीजिएगा मैंने कहा था ना ट्रोपोनिन के आपके पास तीन कंपोनेंट है, आई, सी और आपके पास पर्टिकुलर टी। तो आपके पास जो कैल्शियम आयन आपके पास सार्कोप्लाज्म के अंदर आए हैं वो आपके ट्रोपोनिन सी मॉलिक्यूल के साथ में बाइंड करेंगे, सब यूनिट के साथ बाइंड करेंगे और ट्रोपोनिन को अपनी पोजीशन से मूव करवाने में हेल्प करेंगे। जब आपका ट्रोपोनिन अपनी पोजीशन से मूव करेगा तभी आपके पास जो ट्रोपोमायोसिन है एक्टिन फिलामेंट के ऊपर जो आपके पास एक्टिव साइट के ऊपर लगी हुई है वो आपके पास वहां से हट जाएगी और आपके पास पर्टिकुलर उस एक्टिन फिलामेंट की वो एक्टिव साइट आपके पास रिलीज हो जाएंगी, जहां पर आपके पास मायोसिन जो है वो बाइंड करने के लिए आपके पास आएगा। तो ये चीज ध्यान देकर चलिएगा कि मायोसिन का हेड एक्टिन फिलामेंट के साथ तभी बाइंड करेगा जब कैल्शियम आयन आपके पास ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करेगी, और जब ट्रोपोनिन अपनी पोजीशन से हटने की कोशिश करेगी तो साथ साथ में ट्रोपोमायोसिन को अपनी पोजीशन से हटाती हो जाएगी। अदरवाइज आपके पास कभी भी एक्टिन मॉलिक्यूल जो है वो आपके पास मायोसिन के हेड के साथ बाइंड नहीं कर सकता है जब तक ट्रोपोमायोसिन ने उस पर्टिकुलर आपके पास एक्टिव साइट को एक्टिन की मास्क कर रखा होगा। तो अनमास्किंग के लिए कैल्शियम आयन की बहुत ज्यादा जरूरत है जो आपके पास ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करे। जब ट्रोपोनिन अपनी पोजीशन से हटेगी तभी ट्रोपोमायोसिन को अपनी पोजीशन से वो हटा पाएगी, अदरवाइज नहीं हटेगी। अब हुआ क्या, हट गई जी, अपनी पोजीशन से ट्रोपोमायोसिन हट गई, एक्टिन के फिलामेंट में जो एक्टिव साइट पड़ी हुई थी जहां पर मायोसिन के हेड ने बाइंड करना था वो फ्री हो गई है। अब होगा क्या, मायोसिन का जो हेड होगा वो आपके पास पर्टिकुलरली एक्टिन की जो एक्टिव साइट है जिनको मायोसिन बाइंडिंग साइट कहा जाता है उसके साथ वो अटैच कर जाएगा और आपके पास क्रॉस ब्रिज की फॉर्मेशन कर देगा। अब जिस समय क्रॉस ब्रिज की फॉर्मेशन होगी, ध्यान दीजिएगा, जिस समय क्रॉस ब्रिज की फॉर्मेशन होगी उस दौरान आपके पास एक एटीपी मॉलिक्यूल जो है वो आपके पास यूज अप हो जाएगी और वो ब्रेक डाउन कर जाएगी। किसके थ्रू, एटीपीएज नाम का जो एंजाइम मायोसिन के हेड में पड़ा हुआ था
जो एटीपी को ब्रेक कर कर एडीपी और आपके पास में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को उस समय रिलीज करेगा। अब ये सारी प्रोसेस जिस दौरान में हो रही होगी उस दौरान आपके पास पर्टिकुलर मायोसिन की जो आपके पास शेप है उसके अंदर चेंज आएगा और होगा क्या, पर्टिकुलर जो मायोसिन का हेड है वो आपके पास फॉरवर्डली मूव करना शुरू कर देगा। अब ध्यान दीजिए फॉरवर्ड मूवमेंट कब आई है, उस समय आई जब आपके पास एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एटीपी के आपके पास ब्रेकडाउन पर रिलीज हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं आपके पास एग्जैक्टली में जो मायोसिन का हेड एक्टिन के साथ में ज्वाइन कर गया था, तो मान लीजिए फॉरवर्डली अगर मूव करना हो तो ये मान लीजिए एक्टिन है और ये मान लीजिए प्रोटीन है, आपके पास मायोसिन है, तो मायोसिन का हेड फॉरवर्डली मूव करेगा तो किसको मूव कर कर लेकर जाएगा, आपके पास एक्टिन फिलामेंट को। और मान लीजिए जब एक्टिन मायोसिन का हेड अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आ जाएगा तो उस दौरान में आपके पास पर्टिकुलर मायोसिन के पर्टिकुलर जो हेड के थ्रू मूवमेंट होनी होगी वो आपकी नहीं होगी, क्योंकि फॉरवर्ड मूवमेंट तो तभी आएगी ना जब एटीपी आपके पास ब्रेकडाउन कर कर एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में रिलीज होगा। अब ध्यान दीजिएगा हुआ क्या था, एटीपी मॉलिक्यूल मायोसिन के हेड के साथ में बाइंड कर गया और मायोसिन के हेड के साथ जब वो बाइंड किया तो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एज सच में रिलीज हुए। अब जब दूसरा मॉलिक्यूल एटीपी का आएगा, जब दूसरा मॉलिक्यूल एटीपी का आएगा जो मायोसिन के हेड के साथ बाइंड करेगा, उस दौरान में मायोसिन का हेड जो है वो आपके पास डिटैच कर जाएगा किसके साथ, एक्टिन से। अब देखिए एक बार आपके पास मायोसिन का हेड आपके एक्टिन के एक्टिव साइट के साथ बाइंड किया, जब ट्रोपोमायोसिन उस जगह से हट गई तब एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपके पास रिलीज हुआ, एटीपी कंज्यूम हुई। जब दूसरा मॉलिक्यूल एटीपी का आया, जरा ध्यान दीजिए, जब दूसरा मॉलिक्यूल एटीपी का आया तो उस दौरान में आपके पास उस एटीपी के मॉलिक्यूल ने डिटैचमेंट करवाई मायोसिन के हेड की एक्टिन के आपके पास एक्टिव साइट के साथ में। तो देखिए कितना बड़ा फंडामेंटल है। अब हुआ क्या, जो एटीपीएस नाम का एंजाइम है जो मायोसिन के हेड में पाया जा रहा है वो क्या करेगा, उस एटीपी को वापस से हाइड्रोलाइज करेगा और एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की आपको फॉर्मेशन करता हुआ दिखेगा। ये भी चीज पता लग गई। अब इस हाइड्रोलिसिस की वजह से फिर से आपके पास मायोसिन के हेड के अंदर चेंज आएगा और मायोसिन का हेड वापस से आपके पास अपराइट हो जाएगा और जो आपके पास ओरिजिनल पोजीशन होगी मायोसिन की वो मेंटेन हो जाएगी और वापस से ये साइकिल फिर से स्टार्ट होगी। तो देखिए कितना बढ़िया फंडामेंटल है कि कैल्शियम आयन कहां पर आपके पास डिफ्यूज होकर सार्कोप्लाज्म में आए, जिन्होंने आपके पास एग्जैक्टली में प्रोटीन फिलामेंट की इनिशिएशंस करवाई, ट्रोपोमायोसिन कैल्शियम से बाइंड हुआ, ट्रोपोमायोसिन अपनी पोजीशन से हटी है, तब आपके पास एक्टिन की आपके पास एक्टिव साइट जो है जो मायोसिन की बाइंडिंग के लिए जरूरी है वो आपके पास फ्री हुई, फिर क्रॉस ब्रिज बना, मायोसिन का हेड एक्टिन के साथ में बाइंड किया, क्रॉस ब्रिज की फॉर्मेशन होते हुए मायोसिन की शेप में चेंज हुआ, मायोसिन का हेड जो है वो आपके पास मूव कर कर फॉरवर्डली गया और जब आपके पास नया एटीपी मॉलिक्यूल जो है वो आपके पास मायोसिन के हेड के साथ बाइंड करने के लिए आया तो उसने पर्टिकुलर उस मायोसिन के आपके पास हेड को एक्टिन के साथ डिटैच करवा दिया और आपके पास ओरिजिनल पोजीशन जो मायोसिन की है वो वापस से आ जाती है ताकि एक नया साइकिल ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाए। अब ध्यान दीजिएगा ये फंडामेंटल आपको पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए क्योंकि ये भूल जाता है। देख लीजिए यहां पर भी मैंने उस चीज के बारे में पूरी तरह से दिखाओ। देखो अ मसल स्टिमुलेटेड बाय अ मोटर न्यूरॉन, देख लीजिए भैया यहां पर सिंपल है ये चीज कि ये आपके पास पर्टिकुलर जो मसल है वो किस तरह से वर्केबिलिटी में आएगी। तो आपके पास पर्टिकुलर टी टिब्यूल्स होती हैं, उन टी टिब्यूल्स के थ्रू आपके पास कैल्शियम आयन जो है वो आपके पास कहीं ना कहीं ट्रोपोमायोसिन तक पहुंचते हैं और ये कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। मैंने कहा ट्रोपोनिन जो है आपके पास पर्टिकुलर कैल्शियम के साथ बाइंड करेगी, ट्रोपोमायोसिन को आपके पास एक्टिव साइट जो एक्टिन की है उनसे हटाकर देगी, एक्टिन और मायोसिन के बीच में क्रॉस ब्रिज की आपको फॉर्मेशन होते हुए दिखेगी। ये देख लीजिएगा ये क्रॉस ब्रिज की आपको फॉर्मेशन होते हुए दिख रही है। तो जब क्रॉस ब्रिज की फॉर्मेशन होगी तो मायोसिन के हेड के अंदर चेंज आएगा और ये फॉरवर्डली मूव कर जाएगा और जब ये फॉरवर्डली मूव कर जाएगा तो एटीपी जो अगले वाला आएगा वो आपके पास पर्टिकुलर थिक और थिनर फिलामेंट के बीच में जो आपके क्रॉस ब्रिज बनी हुई है उसको आपके पास क्या करवा देगा, डिटैच करवा देगा और मायोसिन जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस से आ जाएगा। फिर से वापस से नया आपके पास एक साइकिल फॉलो होगा जो आपके पास फिर से मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू आपके पास क्रॉस ब्रिज की फॉर्मेशन करने में आपको मदद देगा। अब देखिएगा जिस दौरान में मसल की कॉन्ट्रैक्शन होगी तो मसल की कॉन्ट्रैक्शन होने पर जो मसल होगी वो शॉर्ट हो जाएगी और उसमें टेंशन ज्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। ये आपने पक्का से ध्यान देते हुए चलना है। क्लियर हो गया जी इतनी सी चीज। एक और डायग्राम के थ्रू हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा फिर से वही चीज, ये आपके पास मायोसिन का हेड है,
एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है आपके पास दिखेगा यहां पर, वो आपके पास पर्टिकुलर एनर्जी रिलीज हो गई है। तो एनर्जी रिलीज होने पर आपके पास मसल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी मिल गई, मायोसिन का हेड एक्टिन के आपके पास एक्टिव साइट के साथ बाइंड कर गया, क्रॉस ब्रिज की फॉर्मेशन हुई। आप जरा ध्यान दीजिए कि मायोसिन के हेड के अंदर चेंज आया, कैसे मूव कर गया, फॉरवर्डली मूव कर गया, और इस पर्टिकुलर प्रोसेस को कहते हैं पावर स्ट्रोक ऑफ अ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। अब पावर स्ट्रोक के दौरान में एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट देखिए जरा रिलीज हो गए। मैंने जो चीज आपको कही थी कि क्रॉस ब्रिज तभी बनेगा जब आपके पास एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो मायोसिन के हेड से आपके पास डिटैच कर जाएंगे। जब तक आपके पास एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मायोसिन के हेड के साथ बाइंड रहेंगे, तब तक एग्जैक्टली में कभी भी मायोसिन की आपके पास पर्टिकुलरली क्रॉस ब्रिज बनाने की जो टेंडेंसी है वो आपके पास कभी नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हुआ, जरा फिर से ध्यान देने की कोशिश करिएगा, जो थर्ड वाला आपके पास फंडामेंटल लिखा हुआ, यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, एटीपी जब मायोसिन के हेड के साथ बाइंड किया तो फिर से देखिएगा मायोसिन का हेड जो है वो आपके पास में एक्टिन के साथ में क्या कर गया, डिटैच कर गया, और आपके पास एटीपी को ब्रेक डाउन करने के लिए एटीपीएज नाम का एंजाइम तो मायोसिन के हेड के पास पड़ा हुआ था। तो एटीपी जब ब्रेक कर गया तो बनेगा क्या, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट वापस से आपके पास मायोसिन के हेड के साथ बाइंड कर जाएंगे, और जैसे ही ये फिर से बाइंड कर जाएंगे तो वापस से मायोसिन के हेड की या मायोसिन की मॉर्फोलॉजी जो है वो शुरुआत में जो आपको अवेलेबल होनी चाहिए थी वो फिर से अवेलेबल हो जाएगी। अब जैसे फिर से अनमास्किंग होगी एक्टिन की आपके पास एक्टिव साइट की, वापस से क्रॉस ब्रिज की फॉर्मेशन जैसे यहां पर दिखाई है ये फिर से स्टार्ट हो जाएगी, और ये पर्टिकुलर प्रोसेस वापस से लगातार आपके पास चलती रहेगी। तो देखिए मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन कितने बढ़िया से हो रही है, कोई पर्टिकुलर कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है। सिर्फ आपको प्रॉब्लम कहां आती है, वो प्रॉब्लम ये है, ये याद रखना कि मायोसिन के हेड के साथ अगर शुरुआत में एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अगर जुड़े हुए होंगे और एक्टिन की अगर आपके पास एक्टिव साइट फ्री नहीं होगी तो क्रॉस ब्रिज की फॉर्मेशन नहीं होगी। एक चीज तो ये याद रखनी है। दूसरा, अगर एक्टिन की एक्टिव साइट अगर फ्री हो जाती है तो एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस दी मायोसिन का हेड जो है वो एक्टिव साइट आपके पास जो पर्टिकुलर एक्टिन के अंदर पाई जा रही है जहां पर मायोसिन के हेड ने बाइंड करना है वो जुड़ जाएगी। लेकिन जब पर्टिकुलर आपके पास में पर्टिकुलर मायोसिन की पर्टिकुलर एक्टिन के साथ बाइंडिंग होने पर क्रॉस ब्रिज की फॉर्मेशन होगी, तो उस दौरान में पर्टिकुलर मायोसिन की जो मॉर्फोलॉजिकल चेंज आएगी हेड के अंदर, जिसकी वजह से पर्टिकुलर जो मायोसिन है वो आपके पास एक्टिन को एक तरह से धक्का देगा, और धक्का देने पर मायोसिन की जो आपके पास हेड की पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी, फॉरवर्डली पोजीशन होना शुरू हो जाएगा, और इसको कहेंगे हम पावर स्ट्रोक है। अब जब पावर स्ट्रोक आ गया तो उसके बाद में आपके पास एक तरह से रिलैक्सिंग स्ट्रोक भी आना चाहिए। तो वो कब आएगा, जब एटीपी आपके पास जो पर्टिकुलरली आपके पास सार्कोप्लाज्म के अंदर पड़ी हुई है, जो माइटोकॉन्ड्रिया आपको बनाकर देगी, वहां पर वो एटीपी मायोसिन के हेड के साथ बाइंड करेगी वापिस से। और जब वो एटीपी की मायोसिन के हेड के साथ बाइंड करेगी तो जो आपके पास क्रॉस ब्रिज की फॉर्मेशन हुई है वो क्रॉस ब्रिज की फॉर्मेशन एक तरह से डिटैच हो जाएगी, और वही एटीपी को ब्रेक डाउन करने के लिए एटीपीएज नाम का एंजाइम मायोसिन के हेड के अंदर पाया जाता है, वो एटीपी ब्रेक करेगा और आपके पास एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट फिर से तैयार होगा जो मायोसिन के हेड के साथ जुड़ जाएगा, और ये वापिस से आपके पास मायोसिन का हेड जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी, जो आपके पास पहले आपके पास शुरुआत में थी जब मसल रिलैक्स्ड कंडीशन में थी, वो वैसी ही पोजीशन आपके पास मायोसिन की हेड की वापिस से आ जाएगी। तो ये चीज आपको पक्का से ध्यान देते हुए चलनी है। तो देखिएगा मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के हमें रिजल्ट क्या क्या मिल रहे हैं ना, मसल कॉन्ट्रैक्ट की तो हुआ क्या एग्जैक्टली में, तो ध्यान दीजिएगा। पहली चीज, द मायोफाइबर टुगेदर विद द ऑल मायोफिब्रिल्स शॉर्टन्स बाय मूवमेंट ऑफ द इंसर्शन टुवर्ड्स द ओरिजिन ऑफ द मसल। देखो जहां से मसल का एग्जैक्टली में आपको ओरिजिन दिखेगा, या मान लीजिए मसल है अभी पर्टिकुलर रिलैक्स्ड कंडीशन में, जब मसल रिलैक्स्ड कंडीशन में होगी, चलिएगा मैं एक स्लाइड के ऊपर आपको इसको वापस से दिखाने की और समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए ये अभी एक तरह की रिलैक्स्ड कंडीशन है। अब ये मान लीजिए ये मायोसिन का हेड है जो लाइन लगी हुई है। अब मायोसिन का हेड ये ऐसे है, मान लीजिए ये आपके पास एक्टिन है, ये आपके पास मायोसिन है, ये मायोसिन का हेड है, मान लीजिए ये इसकी पर्टिकुलर ओरिजिनल पोजीशन है।
अब ओरिजिनल पोजीशन के बाद ये हुआ मसल जब रिलैक्स्ड कंडीशन में। अब मान लीजिए ये आपके पास एक्टिव स्टेट में आ गई। एक्टिव स्टेट का मतलब ये हुआ जब आपके पास में जो पर्टिकुलर एसिटाइल कॉलिन था जो एंड प्लेट के ऊपर आपके पास मसल की वहां पर रिलीज हो गया, तो होगा क्या, ये वाला पर्टिकुलर जो मायोसिन का हेड है ये फॉरवर्डली मूव कर जाएगा। जब फॉरवर्डली मूव करेगा तो एक्टिन को भी क्या करेगा, आगे की ओर को धक्का देगा ना। तो होगा क्या, जरा ध्यान देने की कोशिश करिएगा। ये एक्टिन जो है एक दूसरे की ओर को मूव कर कर आएंगे। तो मीन बाय जो सार्कोमियर जो आपके पास में पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, जेड लाइन भी एक दूसरे के करीब आएंगे। मीन बाय सार्कोमियर क्या हो जाएगी, छोटी होना शुरू हो जाएगी। अब सिंपल सी फंडामेंटल है, फिर से ध्यान दीजिएगा कि जब आपके पास पहले रिलैक्स्ड कंडीशन थी तो रिलैक्स कंडीशन में जेड लाइन के अंदर आपको कोई मूवमेंट नहीं दिखाई पड़ रही थी, पर जब मायोसिन का हेड एक्टिन के साथ बाइंड कर गया और एक्टिन को आगे की ओर को धक्का देने की कोशिश करे, क्योंकि मायोसिन का हेड जो है वो फॉरवर्डली मूव करने की कोशिश कर रहा है, तो एक्टिन को आगे की ओर को लेकर जाएगा तो जेड लाइन भी आगे की ओर को जाएगा। मीन बाय सार्कोमियर की लेंथ जो है वो आपके पास छोटी हो जाएगी और मसल के अंदर आपके पास कहीं ना कहीं ज्यादा टेंशन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी, और जो टेंशन आपके पास प्रोड्यूस होगी उसी वजह से मसल की शॉर्टनिंग होगी। इसका मतलब जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो छोटी दिखाई पड़ती है, और जब आपके पास वो रिलैक्स करती है तो आपको बड़ी दिखाई पड़ेगी। तो ये चीज आपने फिर से ध्यान देते हुए चलना है। अब देखिए ये भी क्लियर होगा। देखिए सेकंड फंडामेंटल, शॉर्टनिंग ऑफ द मायोफिब्रिल इज कॉज्ड बाय शॉर्टनिंग ऑफ द सार्कोमियर, द डिस्टेंस बिटवीन जेड लाइन इज रिड्यूस। मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले कहा आपको कि जो आपके पास जेड लाइन के बीच का डिस्टेंस है, क्योंकि आपके पास पर्टिकुलर मायोसिन के हेड ने एक्टिन को एक दूसरे की ओर को मूव करवा दिया था, तो बीच में आपके पास जो सार्कोमियर है वो छोटी हो गई। मीन बाय जेड लाइन के बीच का डिस्टेंस आपको छोटा दिखाई पड़ रहा है। ये चीज आपको ध्यान देते हुए चलनी है। उसके बाद देखिए क्या लिखता है, शॉर्टनिंग ऑफ द सार्कोमियर इज अकम्प्लिश्ड बाय स्लाइडिंग ऑफ द मायोफिलामेंट। अब क्या लिखता है, द लेंथ ऑफ ईच फिलामेंट रिमेन द सेम ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, वर्ड क्या लिखा हुआ है, लिखता है हर एक फिलामेंट की आपके पास जो लेंथ होगी उसके अंदर आपको कोई चेंज नहीं दिखाई पड़ता एज सच में। क्लियर हो गई जी, ये भी फंडामेंटल। उसके बाद देखिए क्या लिखता है, स्लाइडिंग ऑफ द फिलामेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय एसिंक्रोनस पावर स्ट्रोक्स ऑफ मायोसिन क्रॉस ब्रिजेस। देखिएगा सिंक्रोनस, आपके पास सिंक्रोनस का मतलब होता है, मान लीजिए अगर एक सेकंड में अगर आपके पास मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो फिर से मसल एक सेकंड के बाद कॉन्ट्रैक्ट करे, फिर एक सेकंड के बाद कॉन्ट्रैक्ट करे, ऐसा नहीं होगा। क्या लिखता है, एसिंक्रोनस आपके पास पावर स्ट्रोक आएंगे मायोसिन के द्वारा जब आपके पास क्रॉस ब्रिज की फॉर्मेशन होगी, जो आपके पास थिन फिलामेंट को मायोसिन के ऊपर मूव करने के लिए मजबूर कर देगा। क्लियर हो गया। अब आपका जो मायोसिन है वो नहीं मूव कर रहा है, मायोसिन अपनी पोजीशन को होल्ड कर रहा है। जैसे ये है तो मायोसिन अपनी पोजीशन को होल्ड करेगा, तो एक्टिन इसके ऊपर से स्लाइड करती हुई आपको दिखती है, क्योंकि क्रॉस ब्रिज की फॉर्मेशन करवाने के लिए मायोसिन के हेड की आपके पास पावर स्ट्रोक आई थी। अब होगा उसके बाद देखिएगा, ए बैंड की आपके पास जो पर्टिकुलर लेंथ है उसमें कोई फर्क नहीं आता है ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर हो गया जी। अब देखिएगा आप बोलेंगे जी ए बैंड कौन सा है, अब जरा यहां फिर से देखिएगा, इस वाली स्लाइड को मैं आपको फिर से दिखाने की कोशिश करता हूं। अब देखिएगा डार्क बैंड को क्या लिखता है, ये है आपके पास ए बैंड, और लाइट बैंड को क्या लिखता है, ये है आपके पास आई बैंड। तो आपके पास जो डार्क बैंड की जो लेंथ है इसके अंदर कोई भी चेंज आपको नहीं दिखाई पड़ेगा जब मसल आपकी कॉन्ट्रैक्ट कर रही होगी। तो ये चीज भी आपने ध्यान देते हुए चलना है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछी जाती है। क्लियर हो गया जी। तो ए बैंड की लेंथ जो है ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन अब आपके पास में सेम रहती है, इसमें कोई चेंज नहीं आता है। ए बैंड जो है वो आपके पास, जहां पर आई बैंड आपके पास ए बैंड के ऊपर मूव करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा, तो आई बैंड आपको शॉर्टर होते हुए लगेगी। आई बैंड कैसे हो जाएगी, शॉर्ट होगी, क्योंकि सार्कोमियर के बीच का डिस्टेंस आपको कम होता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये भी चीज आपने ध्यान देते हुए। उसके बाद देखिए एच बैंड जो है वो शॉर्ट हो जाती है, एच बैंड शॉर्टन ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन। अब एच बैंड क्या था, जरा अगर आपको ध्यान हो तो मैंने एच बैंड आपको क्या दिखाई थी, फिर से देख लीजिएगा। ये है जी एच जोन। तो एच जोन कौन से वाला था, जो आपके पास मायोसिन का हिस्सा एक्टिन से कवर नहीं हो रहा है। अब सुनिए, जब एक्टिन जो है वो स्लाइड पास करने की कोशिश करेगी और टुवर्ड्स आपके पास
सेंटर की ओर को मूव करने के लिए आएगी तो क्या एच जोन कम नहीं होगा? एच जोन भी कम होगा। क्या एम लाइन पे कोई फर्क पड़ा? नहीं फर्क पड़ेगा। एम लाइन की विड्थ पे कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एच जोन ड्यूरिंग द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन छोटा होता जाता है। जेड लाइन के बीच का डिस्टेंस आपके पास वो भी कम होता जाता है। मीन बाय सार्कोमियर के बीच की जो आपके पास डिस्टेंस है वो हमेशा कम होती जाती है। ये आपने पक्का से ध्यान देना है। लेकिन एक्टिन और मायोसिन की विड्थ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ध्यान देते हुए चलेगा। एक्टिन और मायोसिन की विड्थ के अंदर कोई भी चेंज आपको एज सच में नहीं दिखाई पड़ेगी, चाहे आप कुछ भी सोच लीजिए। क्लियर हो गई जी मेरी बात यहां तक? देखें मैंने फिर से, मैं लास्ट बार रिपीट कर रहा हूं, इसके बाद रिपीट नहीं करूंगा। देखें जब मसल की कॉन्ट्रैक्शन होगी तो मसल की कॉन्ट्रैक्शन पर मसल की लेंथ छोटी हो जाएगी, ओवरऑल छोटी आपको दिखाई पड़ रही है क्योंकि मसल के अंदर टेंशन प्रोड्यूस हो गई है। उस दौरान में आपके पास जो एम लाइन होगी उसकी विड्थ में कोई चेंज नहीं आएगा, लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा, मायोसिन की लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा, मायोसिन की विड्थ में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन एक्टिन की लेंथ में आपको चेंज पक्का से दिखाई पड़ेगा क्योंकि जो आपके पास एक्टिन है उसको आई बैंड करें तो आई बैंड एक दूसरे की ओर को मूव करते हुए आएगा, तो जेड लाइन के बीच का डिस्टेंस जिसको आपने सार्कोमियर कहा था, तो सार्कोमियर आपको छोटी होती हुई दिखाई पड़ेगी, जिसकी वजह से जो एच जोन होगा वो एच जोन भी आपको कम होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये सारी की सारी चीजें आपने कहीं ना कहीं इस वाले फंडामेंटल से याद रखते हुए चलनी है।